आज हम साबित करने जा रहे हैं रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको साबित करेंगे? तो सबसे पहले इसको साबित करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अपरिमेय संख्या होता है क्या, नहीं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 1/3, ठीक है, और एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 2/5। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, इसको अगर डेसिमल चेंज कर दूँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो कैसा होगा? 3 है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देख सकते हैं रिपीट होते जाएगा। फिर से यहाँ जो लगाए 3 3 जा 9, फिर से यहाँ पे एक रिमाइंडर होता है, रिपीट होते चलता है, ठीक है। अगर इसको मैं अगर डेसिमल में चेंज करूँ तो कैसे होगा इस चेंज, देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। तो ये हमें पता था कि रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर। अगर मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो कैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेम नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। यानी इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि अगर रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, अगर मैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो कैसा आता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो ये पता चले, और ये भी एक रेशनल नंबर ही था, ठीक है, p/q के फॉर्म में था। इस टाइम मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे देख सकते कोई रिमाइंडर नहीं बचा और कंप्लीटली ये डिविजिबल हो गया, कट गया, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ये जो होगा कैसा होगा डेसिमल? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये कौन सा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, समझने को मिला कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा यानी रिपीटिंग होगा, यानी कि नंबर सेम नंबर रिपीट होगा, या फिर टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? मान लीजिए रूट 2 ये इरेशनल नंबर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.41। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट नंबर आते जाते हैं, ठीक है। इसमें सेम नंबर रिपीट नहीं होता है। तो ये तो पता चल गया रेशनल नंबर जो होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? दो तरह से हो सकता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है तो, अगर कोई इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, बताता हूं मैं कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करूंगा। इसके लिए हमें कंट्राडिक्शन का यूज करना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन एक मेथड होता है जिसमें कि हमें पता है वो चीज है, फिर भी हम उसको अपोजिट मान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, फिर भी हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? फिर भी हम इसको मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं रेशनल नंबर है, ठीक। तो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। देखिए पता है तो भी मैं इसको क्या मानूंगा? रेशनल नंबर। यही कंट्राडिक्शन मेथड होता है। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि हमें वो चीज पता है फिर भी मैं उसके जस्ट अपोजिट उस चीज को मानूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको रेशनल माना तो रेशनल का डेफिनेशन पता होगा आप लोगों की। रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और p और q में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2 के इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? p/q के इक्वल हो जाएगा। और p और q क्या होगा? p and q आर को प्राइम। क्या होगा? को प्राइम का मतलब हो गया कि यहाँ p और q के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम को मैं और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2 और 3, ठीक है। अगर मैं इसका HCF निकालूं तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा ना। कैसे? बताओ, HCF निकालने आता ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे HCF कितना आ गया है? 1। यानी कि वैसे दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसे ही क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा? p/q के इक्वल हो जाएगा। और p/q क्या होगा? को प्राइम नंबर होता है, हमें बाय डेफिनेशन पता है। जैसे हम लोग एक रेशनल नंबर ले ले 4/4 ले लिया मैंने, ठीक। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका चेंज करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर ऐसा लिया जाए जो कि जिसका HCF अदर देन 1 आता हो, ठीक है, अदर देन 1 आता हो, तो उससे हमें क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 10 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तब वो जाकर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि p/q किसके इक्वल होगा?
रूट टू के इक्वल हो जाएगा पी बाई क्यू, क्योंकि मैंने रूट टू को क्या मान लिया, रेशनल नंबर, और पी और क्यू क्या हो जाएगा, को प्राइम, जिसमें कोई भी फैक्टर ना हो, सिर्फ वन के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ना हो, यानी कि फैक्टर बोलो या एचसीएफ बोलो, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन के अलावा कोई दूसरा एचसीएफ, कोई दूसरा फैक्टर, यानी कि इसका एचसीएफ करने पर वन के अलावा कोई दूसरा एचसीएफ नहीं आना चाहिए, दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए वन के अलावा, ठीक है। ओके, आगे मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर मैं इसको नो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू क्यू हो जाएगा और पी हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ, अगर और स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो ये रूट टू क्या हो जाएगा, टू, और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इससे देखकर क्या पता चल रहा है कि टू जो है पी स्क्वायर का क्या है, फैक्टर आ गया, जबकि मैंने अभी यहाँ पे माना था कि पी और क्यू में कोई फैक्टर नहीं है, यानी को प्राइम नंबर, यानी कि वन है फैक्टर इस सरफेस का, therefore 2 is the फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है, पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो पी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, पी भी फैक्टर हो जाएगा किसका, पी, टू, पी का भी फैक्टर हो जाएगा। कैसे, तो मान लीजिए कोई नंबर है 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक। सपोज करो कि 9 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ अगर 9 को लूँ, स्क्वायर ना लूँ, सिर्फ 9 को, तो क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा ना। सेम यही बात है यहाँ पे, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि p के जगह कुछ मान लेता हूँ, p के जगह मैं ले लेता हूँ 2m 3m, कुछ भी ले सकते हो आप, बट यहाँ पे रूट टू प्रूफ करना है तो आप 2m लोगे, 2 के लोगे, इस तरह से, ठीक है। p की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 2m ले लेता हूँ, ठीक है, याद लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि 2 जो है क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर हो रहा है ना। इसको मैं एस कर देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्यू स्क्वायर का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यहाँ पे 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 अगर फैक्टर है क्यू स्क्वायर का तो 2 किसका फैक्टर होगा, 2 जो होगा क्यू का भी फैक्टर होगा, ठीक है, तो क्यू का भी फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या माना था, क्यू और क्यू को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर वैसे दो नंबर को कहते हैं जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, बट यहाँ पे हमें क्या फैक्टर मिल चुका है, 2 भी, p भी जो है 2 जो है p का भी फैक्टर हो चुका है और 2 q का भी फैक्टर हो चुका है। तो अभी हम पता चल चुका है कि यहाँ पे फैक्टर क्या है, 1 के अलावा यहाँ पे फैक्टर 2 भी है, therefore 2 is the factor of p and q। p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है 2, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन ही तो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या माना था, p और q को प्राइम नंबर, यहाँ पे तो हमें 2 फैक्टर आ रहा है, therefore p और q, p and q आर नॉट को प्राइम, यानी कि दोनों को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो क्या है, ये कंट्राडिक्शन है हमारे स्टेटमेंट का, क्योंकि मैंने क्या माना था कि p बाई क्यू के रूप में होगा, p बाई क्यू के इक्वल होगा और p और q को प्राइम होगा, बट यहाँ पे क्या हो चुका है, को प्राइम तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या आ चुका है, कॉमन फैक्टर आ चुका है p में भी और q में भी। दिस इज द कंट्राडिक्शन। to our assumption। यानी कि मैंने जो assumption किया था, मैंने जो माना था, इसका ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास से उल्टा चीज आ रहा है हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आया था, जब मैंने
√2 को रेशनल माना है, ठीक है। This contradiction arises when we assume √2 is रेशनल नंबर। ये कंट्राडिक्शन कब आया? जब मैंने √2 को क्या माना? रेशनल नंबर माना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन था वो क्या है? रॉन्ग था। Hence our assumption is wrong। अगर हमारा assumption wrong है, जिससे क्या पता चलता है कि √2 रेशनल नहीं है, एक इर्रेशनल नंबर है। Therefore √2 is an irrational number। इस तरह से आप √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर √3 आता है तो √3 में भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप एज्यूम कर लोगे, मान लोगे कि √3 क्या है? रेशनल नंबर है, तो √3 = p/q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर √3 हो जाएगा इज इक्वल टू p होगा। उस तरह से आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 फैक्टर हो जाएगा p² का, 3p का भी फैक्टर हो जाएगा। फिर आप p की जगह यहाँ पे मान लोगे 3m मान लोगे, क्योंकि यहाँ पे √2 था तो मैंने 2m माना, तो 3 होगा तो आप 3m मान लेना, ठीक है। फिर उससे बाहर रख दोगे और ये लैंग्वेज लिख दोगे आप, ठीक है। √5 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, √5 को भी आप मान लोगे रेशनल, √5 = p/q लिख लोगे और √5 को q से मल्टीप्लाई कर लोगे और बस सेम प्रोसेस वही स्क्वायरिंग करोगे, यानी कि √5 जो होगा फैक्टर हो जाएगा p² का। फिर p की जगह जब रखना होगा तो यहाँ पे क्या रखोगे? 5m रख दोगे, √7 वही कहानी है। तो इस तरह से √2, √3, √5, √7, √11 को आप प्रूव कर सकते हो कि कैसे रेशनल नंबर है। और ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट